हेलो दोस्तों। और क्या हाल चाल है? देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स आर गिवन बिलो, दैट इज चैप्टर वाइज। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर वन दैट इज फोर्स। चैप्टर वन फोर्स है ना। फोर्स क्या है? हमने आपको, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें वीडियो पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हुए हैं। तो इसमें देखिए, फोर्स है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, वेयर आपका F आपका क्या है? फोर्स है, m आपका क्या है? मास है, और a आपका क्या है? एक्सीलरेशन। a आपका क्या है? एक्सीलरेशन है ना। तो F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला है, जैसे कि F इसमें फोर्स है, m मास है, और a आपका क्या है? एक्सीलरेशन है। इस फोर्स की इट्स एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, ठीक है। मास की यूनिट क्या है? मास की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है ना। और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन के बारे में हमको पता है कि एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इस एक्सीलरेशन के हिसाब से अगर हम चले तो ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज अगर इसकी यूनिट हम देखें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट सेकेंड, तो हमारी ये यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो फोर्स की अगर हम यूनिट देखें, अगर इन दोनों की कंबाइंड अगर हम बनाएंगे तो फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन बन जाएगी। लेकिन अगर हम अलग अलग इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो अलग अलग जब आप बनाएंगे तो F इज इक्वल टू एम ए है ना। मास की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई, है ना। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको फोर्स के बारे में इसमें बता दिया, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया इसका। अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखें, दूसरा फॉर्मूला इसका है मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स को आप एक चीज और बोल सकते हैं, टॉर्क, है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया। और ये वाला जो आपका फॉर्मूला था वो फोर्स का था, ठीक है, ओके। आप इसका तीसरा फॉर्मूला देखें। इसका तीसरा फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो तीसरा फॉर्मूला इसका बनेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हो जाएगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। समझ गए? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। इसको आप नोट करिए, तो फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि संसार में एक ही चीज निरंतर है, एक ही चीज निरंतर है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज निरंतर है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन
वक्त के साथ साथ आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप यहीं पे रुके रह जाएंगे। ठीक है, तो परिवर्तन का मतलब क्या है कि आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी है, अपने एम के अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करिए, है ना, कि हमको इतने दिन में हमको ये चैप्टर्स कवर करने हैं, है ना। नहीं तो ऐसे आप पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, आपको इस टाइम चैप्टर वाइज खरीदनी चाहिए। उस चैप्टर वाइज को आप लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रोज 2 घंटा 3 घंटा। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब एक आपका फॉर्मूला हो गया, चौथे नंबर पे हो गया मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, है ना। मोमेंट ऑफ कपल क्या चीज है, जैसे आप नल देखते हैंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको यूं 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 घुमाते हैं, क्लॉकवाइज तो टाइट, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो खुल गया, है ना। तो अगर हम बात कर लें, अगर हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करें जिसपे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बीच में यहाँ से फिक्स है वो ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस ओ ए और ओ बी आपस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एक दूसरे की। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, है ना। यानी जो टोटल मोमेंट आपका हो जाएगा एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। ठीक है, इसको नोट करिए, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, है ना। इसके आगे चलते हैं फिर। हाँ देखिए, अब वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए मान लीजिए आपने एक मीटर स्केल ले ली, एक वेट W1 यहां पर लगा हुआ है, एक वेट W2 यहां पर लगा हुआ है, बीच में आपका फलक्रम है, L मीटर की स्केल हो गई, यहां पर आपका W3 लगा हुआ है। ठीक है, इस वाले का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इस वाले पॉइंट का नाम O है। ठीक है, तो अभी हमने बताया सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये आपका बीच में क्या है, फलक्रम है ना। तो अगर हम इस फलक्रम के अकॉर्डिंग चलें तो एक तो ये हो जाएगा W1 इंटू AO प्लस W3 इंटू BO इज इक्वल टू W2 इंटू OC। ठीक है, यानी ये जो दो वेट फलक्रम से पहले लग रहा है, तो W1 इंटू AO यानी पूरी डिस्टेंस, फिर W3 इंटू BO यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की लेंगे ना, फिर इज इक्वल टू W2 इंटू OC। ओके, ठीक है, आप इसको नोट करिए, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसी में आपके कनेक्ट है, नोट करिए उसको। हाँ देखिए, मैं इसका सेकेंड चैप्टर के बारे में आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। इसका सेकेंड चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। चैप्टर सेकेंड वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। तीन चीजें हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहला आपका है वर्क। वर्क के बारे में आपको मालूम है, आप हमारी वीडियो जाइएगा देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, तो उसमें पूरा दिया हुआ है वर्क क्या होता है। आज मैं फॉर्मूला बताने के लिए आया हूँ। वर्क इज इक्वल टू आपका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F इनटू
एस, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? एस से, ठीक है। वर्क का हो गया। दूसरा आपका वर्क का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि एफ एस कॉस थीटा। कब होगा ऐसा? मान लीजिए आपकी कोई टॉय आप कार ले लीजिए, कोई टॉय कार ले लीजिए आप, है ना, कोई टॉय कार ले लीजिए, उसका एंगल एक थीटा है, उस थीटा एंगल से एक बॉय है जो कि उसको खींच रहा है, खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है। तो जब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल के तहत खींचा जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के तहत खींचा जाएगा, रखा वो जमीन पर ही है, लेकिन वो अपने हाथ से यहाँ से पकड़े हुए है और उस कार को क्या कर रहा है, वो इधर की डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है। तब आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्मूला इसका आपका ये हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूला क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट आपका है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है और उसको चढ़ाते हुए ढाल के ऊपर एफ ले गया, वो किसी ऑब्जेक्ट को चढ़ाते हुए ढाल के ऊपर ले गया, है ना। तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट को चढ़ाते हुए ढाल के ऊपर लेकर के चलेगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का? एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। ये आपके तीन फॉर्मूलाज हो गए। एक हो गया एफ इंटू एस, सेकेंड हो गया एफ एस कॉस थीटा, एंड द थर्ड वन इज आपका हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। ओके, अब आपका वर्क के बाद आपका दूसरा नंबर पे आता है पावर, ये हो गया। वर्क के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है पावर, है ना। पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है, P से डिनोट करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और वर्क डन की वैल्यू हमको पता है F इंटू एस अपॉन टी होता है, ठीक है। और देयरफॉर V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। तो पावर का एक फॉर्मूला और, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख देंगे, तो F इंटू वी बन जाएगा। एक फॉर्मूला देखिए आपका ये बन गया, है ना। तो पावर का फॉर्मूला देखिए आपका यहाँ से तीन फॉर्मूले मैंने बना दिए, जनरेट कर दिया तीन फॉर्मूला यहाँ से हमने। एक हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, यानी एफ इंटू एस अपॉन टी। दूसरा पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हो गए। आप इसको नोट करिए तो फिर आगे चले, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, इसका नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका है एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इसका है आपका एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो आप जानते हैं, नीदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर आल्सो कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन, जैसे वाइस वर्सा। अब तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो पहला अगर हम देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करेंगे मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आपको पोटेंशियल लगाना है ना। तो यू इज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यू इज इक्वल टू mgh। दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, उसको पी से डिनोट करते हैं हम, मोमेंटम कम, तो उसको हो जाएगा आपका
P इज इक्वल टू, यानी मोमेंटम जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा mv, है ना। तो अगर हम इसको हम इक्वेशन 1 बना ले, यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 1, यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो v इज इक्वल टू p अपॉन m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। तो हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर इसका हम लेकर के आते हैं सिंपल मशीन। नेक्स्ट चैप्टर इसका हम लेकर के आ रहे हैं सिंपल मशीन, ठीक है। सिंपल मशीन इस चैप्टर में अभी हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होता है, वर्क इनपुट वर्क आउटपुट क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सिंपल मशीन में इसकी हम अगर फर्स्ट हेडिंग बनाए, फर्स्ट वाली हेडिंग बनाए तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम MA से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज को अगर हम देखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो हम इसको लोड और एफर्ट यानी L अपॉन E भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज पहला आपका हो गया लोड अपॉन एफर्ट, दूसरा आपका है वेलोसिटी रेशियो, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज जो है किसी फोर्स लगाने की वजह से या तो आगे बढ़ेगी या तो पीछे आएगी, है ना। तो हम पहला लिखेंगे डिस्टेंस मूव बाय द डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, है ना। एफर्ट की वजह से यानी DE, यानी डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड, है ना। हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पर भी है, मूव यहाँ पर भी है, बाय यहाँ पर भी है, द लोड, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो DL हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपका ये हो गया डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। दूसरा एक और वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो का एक होता है VE वेलोसिटी बाय एफर्ट, एफर्ट लगाने से अगर कोई वेलोसिटी हो और लोड लगाने से किसी चीज की वेलोसिटी हो, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला आपका क्या हो गया, दो फॉर्मूले हो गए, V एक होता है DE अपॉन DL और दूसरा होता है VE अपॉन VL, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट, ठीक। थर्ड वाला है, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, कोई किसी चीज में अगर आप काम कर रहे हो, किसी चीज में अगर आप वर्क कर रहे हो, है ना, तो वर्क इनपुट आपका होगा एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। ये वर्क इनपुट, अगर किसी चीज में आप वर्क कर रहे हो, है ना, उसमें अगर आप किसी चीज को वर्क दे रहे हो, काम करने के लिए कह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा वर्क इनपुट, यानी जो दे रहे हो आप ना इनपुट, वर्क इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इनटू डी। चौथा इसका हो जाएगा वर्क आउटपुट, क्या हो जाएगा वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट में क्या हो जाएगा लोड इनटू DL, है ना, यानी किसी चीज में लोड दिया और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, और उसकी वजह से कोई डिस्टेंस भी आगे हो गई, यानी वो चीज जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो आपका ये हो गया वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। फिर उसकी नेक्स्ट हेडिंग आपकी है इफिशियंसी, पांचवी आपकी क्या है इफिशियंसी। इफिशियंसी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, इफिशियंसी को हम किससे डिनोट करेंगे, ईटा से डिनोट करेंगे। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट
अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100%। ठीक है, एफिशिएंसी को हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो फिर हम आगे चले सिंपल मशीन के कुछ और भी कॉन्सेप्ट के आगे चले। ये वाला नोट करिए, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखिए, तो आप लोग घबराइए नहीं, ये पूरा वन शॉट आपका चल रहा है, तो इसमें आपको पूरा अगर आप वन शॉट देख लेंगे और कॉपी में उतार लेंगे तो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल के पार्ट बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे और चैप्टर भी आपका 80% लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे चलती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन हो जाएगा इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मशीन का यही फॉर्मूला है, तो आप इस चीज को याद रखिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशिएंसी। इन तीनों के बीच में अगर आपको कोई रिलेशन निकालना है तो वो होता क्या रिलेशन, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, आपने इसको मिटा, इसको नोट कर लिया, इसको तो नोट कर लिया होगा। देखिए, इससे रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर वो वाला लीवर नहीं जो हम लोगों के अंदर होता है, वो वाला लीवर नहीं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज ओपनर है, बॉटल ओपनर है ना, या किसी कोई चीज नहीं खुल रहा है, जैसे पेंट का ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो हम कोई चीज उसके वहां पे पेचकस लगा करके यूं ऊपर की तरफ करते हैं तो खुल जाता है, दैट इज कॉल्ड अ लीवर, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, ये सिंपल मशीन का इतना पार्ट है, इसको आप नोट करिए। तो फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग इसकी है पुली, तो उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसको अगर यहाँ पे से ही हम पुली को स्टार्ट कर दें, पुली, पुली मतलब समझ रहे हैं, जो आपके काम को और आसान कर देता है। किसी भी लोड को ऊपर की तरफ खींचना है या उसको नीचे की तरफ ढकेलना है तो पुली लगी रहती है, उसमें एक्सेल होता है, उसी में एक स्ट्रिप लगी हुई रहेगी, जिस जिस उसके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होता है, यूं यूं ढील देंगे। जैसे आपने कुआं देखा है, कुएं के ऊपर व्हील लगी हुई होती है ना, उसी से पानी नीचे की तरफ जाता है, फिर आप खींच लेते हैं तो फिर ऊपर की तरफ पानी भर के बाल्टी से वापस आ जाता है, तो हम उसमें पुली यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी पुली में पहली हो जाएगी सिंगल फिक्स्ड पुली, पहली हेडिंग इसकी है सिंगल फिक्स्ड पुली, है ना। सिंगल फिक्स्ड पुली में तीन चीजें आपकी है, एक आपका है मैकेनिकल एडवांटेज जो 1 के बराबर होता है, दूसरा वेलोसिटी रेशियो वो भी 1 के बराबर, और एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए, जो हम इस चीज को आपको आज शॉर्टकट में बता रहे हैं, अगर आपको इसका पूरा लेक्चर जा करके देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए, उसमें आप पुली का चैप्टर से करिए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम सर्च करिए, सिंपल मशीन सर्च करिए, जकी क्लासेस सर्च करिए, तो आपको ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको उसमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो सिंगल फिक्स्ड पुली में आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो
और एफिशिएंसी, ये तीनों ही चीज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपका आता है सिंगल मूवेबल पुली, है ना। दूसरी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, सिंगल। देखो जो लोग अगर छूट जा रहा है, मैं मिटा दे रहा हूँ, छूट जा रहा है, तो उसको आप लोग लाइन से क्या करिए, पोस्ट करके वीडियो को नोट करती रहिए, ठीक है। अब आपका आ जाएगा सिंगल मूवेबल पुली, क्या आ जाएगा, सिंगल मूवेबल पुली, है ना। सिंगल मूवेबल पुली में क्या हो जाएगा आपका, कि कोई सिंगल मूवेबल पुली है वो मूव करेगी, पुली ही नीचे चली जाएगी या पुली खुद ऊपर चली आएगी, ठीक है। तो सिंगल मूवेबल पुली में आपका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 होती है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 2 होती है, और एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगल मूवेबल पुली का। अब आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। आपकी फिर आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। देखिए ये 1 शॉट चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट करते रहिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको पूरी लेक्चर हमारा देखना है तो आप जा करके ज़की क्लासेस पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में आपका एक पुली फिक्स होगी, 1 फिक्स एंड अनदर मूवेबल। एक फिक्स होगी और दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, मूव करेगी। तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power n, वेयर और वेलोसिटी रेशियो और आल्सो इज इक्वल टू 2 to the power n, जबकि n क्या हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, है ना। n क्या आपका, नंबर ऑफ पुली, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में एक पुली फिक्स है और दूसरी आपकी क्या है, मूवेबल है, ठीक। अब आपका आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये चीज एग्जाम में बहुत पूछता है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से आपके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में एक काउंसिल बहुत पूछता है। तो आप देखिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, है ना। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, एक आपका होगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर, n के बराबर, वेयर n आपका क्या है, नंबर ऑफ पुली। n आपका क्या है, नंबर ऑफ पुली, ये भी वही है, ठीक है। इन दोनों में ही नंबर ऑफ पुली के काम करेगा। दूसरा आपका ईटा, यानी इफिशियंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई, क्या जाएगा, 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई। डब्ल्यू आपका क्या चीज है, डब्ल्यू आपका क्या चीज है, टोटल वेट। डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट। और ई आपका क्या है, एफर्ट। ई आपका क्या है, एफर्ट, ठीक है। और एन तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, है ना। एन भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, है ना। तो ईटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई। डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट, ई क्या है, एफर्ट, और एन क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है। ओके, इसको आप नोट करिए। तो फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
अभी हम इसको रफ करते हैं तो फिर मैं आगे चलता हूँ इस पे। अब आपका चैप्टर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, है ना। न्यू चैप्टर आपका है, न्यू चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस पे मैंने आप इसमें मेरा लेक्चर जा करके देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की है। अभी मैं आप लोगों को इसमें एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो पहला आपका है स्नेल्स लॉ। पहली हेडिंग आपकी है, क्या है पहली हेडिंग? स्नेल्स लॉ। बुक खोले रहिए, बुक से ही देखते रहिए। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपका क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू म्यू। म्यू यानी कांस्टेंट, यानी दूसरे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट इंटर करेगी तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस में स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आई क्या है? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये म्यू, म्यू क्या चीज है? ये क्या चीज है आपका? ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम with respect to first medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सेकेंड v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा मतलब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। ये आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जो भी मीडियम में लाइट की स्पीड होगी उसको ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि उस लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। और लेमडा आपका क्या है? वेवलेंथ। लेमडा आपका क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आप नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हमारे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। स्नेल्स लॉ को मैं रफ करता हूँ। स्नेल्स लॉ को मैं रफ कर दे रहा हूँ। और तीसरी आपकी चीज है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। सी अपॉन बी क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में, ठीक है, एयर या वैक्यूम में। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम की बात करेंगे, एयर वाटर जो भी है। हाँ, फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। चौथी चीज आपकी आ जाएगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
Refraction of light through a glass prism. Refraction of light through a glass prism. ग्लास प्रिज्म पे अगर ये चीज होगा तो क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। यार एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये किसका एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जहां से लाइट डिफ्लेक्ट कर जाएगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ठीक है, लाइट जब प्रिज्म के अंदर इंटर होगी तो फिर रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने पर जब बाहर निकल जाएगी तो वो रे इमर्जेंट रे कहलाएगी, जो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसका अगर हम लोग रफली फिगर समझना चाहें तो देखिए ये प्रिज्म है, ये आपकी लाइट इंटर करी, इसकी नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करें, फिर इसकी एक नॉर्मल हमने लाइन ड्रॉ करी, ये बाहर निकल गई। ठीक है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, यहाँ पर जो मिलेगा वो एंगल ऑफ डेल्टा कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में ये वाला जो बन रहा है इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्शन, ये इमर्जेंट है ना, वो हमारा आप लेक्चर में जा करके देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं, तो रफ करने के बाद रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, इसको नोट करते रहिए। पांचवा आपका हो जाएगा रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, है ना। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ क्या चीज होती है, हमने आपको, अगर आप इस चीज को समझना चाहें रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में, तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ आपकी हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी के अंदर आप एक सिक्का डाल दीजिए, तो आप जो उसको देखेंगे तो वो बाल्टी पे जो सिक्का वो ऊपर दिखाई पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। लेकिन वो तो होगा तो उसके सतह पे एकदम नीचे, है ना, तो जो सतह पे नीचे पे होगा उसको हम रियल डेप्थ बोलेंगे। सवाल ये उठता है कि वो ऊपर दिख क्यों रहा है ना, वो आपको वो चीज ऊपर दिख क्यों रहा है, वो इसलिए दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो उसी को हम रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पानी पीना भी जरूरी है। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ रहती है, अपेरेंट डेप्थ को हम एडी लिख दें तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका ठीक है, अब आपकी एक चीज आती है शिफ्ट। शिफ्ट समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए आपका सिक्का यहाँ पर दिख रहा है, पानी में मछली यहाँ पर दिख रही है, लेकिन दिख आपको यहाँ पे रही है, वाला हाथ मेरा देखिए यहाँ पे दिख रही है, तो इन दोनों के बीच में जो ये ऊपर की तरफ आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, उसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको और हम फॉर्मूले को सही करना चाहें तो आर डी को कॉमन ले लीजिए, तो 1 - 1 अपॉन म्यू, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाले एक और इधर लिख दे रहे भाई। ठीक है, इसको आप नोट करिए, तो फिर मैं और आगे चलता हूँ। इसको नोट करिए, ये हमारा ख्याल आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपकी बात आ जाती है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। relation between critical
रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, वेयर सी इज अ क्रिटिकल एंगल एंड म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल, और म्यू आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इसका एक पार्ट आपका खत्म हुआ है, दूसरे पार्ट को मैं शुरू करता हूं। इसमें आप लोग देखते रहिए, वन शॉट आपका चल रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका है इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट आप लेंस के बारे में अगर हम देखेंगे इसमें, तो उसको मिटाते हैं पहले। ये सब तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए ये वन शॉट चल रहा है, इसमें आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने इसके सारे चैप्टर्स के क्या नाम है वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप देखेंगे उसमें जा करके तो हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसका रिफ्रैक्शन मीटर गया, फिर से लिख देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, वही चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट शेड्यूल जाएंगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। तो अगर हम समझना चाहें, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हम इसमें एक कॉन्सेप्ट आपसे बता रहे हैं साइन कन्वेंशन का, है ना, इसका हम साइन कन्वेंशन का आपको बता रहे हैं। साइन कन्वेंशन का क्या चीज है, देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, है ना, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो उस लेंस के परपेंडिकुलर जाती है ना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इस कॉन्वेक्स लेंस में ये अगर आपको हमने यहाँ पर बना दिया ए बी, है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है तो इसमें ऑलवेज हमेशा लेफ्ट साइड से ही लाइट को इंसिडेंट करते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हाइट जो होगी वो ओ से डिनोट करेंगे, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट करेंगे वो भी आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इसमें इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस नीचे की तरफ देखिए जा रही है और लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात कर रहा है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे बनती है तो इमेज डिस्टेंस आपकी किधर की तरफ बन रही है, राइट की तरफ बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है, इमेज हाइट आपकी आ जाएगी, उसको हम i से डिनोट करेंगे, इमेज हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसको आप नोट करिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने आपको बता दिया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट इंसिडेंट अगर आपकी होगा तो इधर लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बनेगा तो आपकी किधर की तरफ हो जाएगी, निगेटिव, और इमेज डिस्टेंस आपकी राइट साइड बन रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे, -v/u और I/o। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपकी इसमें हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे, सॉरी निगेटिव लिख दिया था हमने। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस का जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आगे चलता हूँ आगे चलता हूँ तो पावर ऑफ लेंस आपका आगे आएगा, है ना, पावर ऑफ लेंस आ जाएगा आपका। पावर ऑफ लेंस अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस आपकी क्या हो जाएगी, इसको पावर ऑफ लेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से डिनोट करते हैं। और सॉरी, पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट डायोप्टर होती है 1/f, 1/1 यानी किसमें, इन मीटर में। यानी अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी आपका क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी आपका क्या है, वेयर डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तो फिर मैं आपको आगे चलता हूँ देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने जो लेंस के जो भी चीजें कवर किए हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जकी क्लासेस मेरा है, उस पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहां पर विस्तार से मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल भी वहां पर कवर किए हैं। ठीक है, अब आपका न्यू चैप्टर आता है साउंड। साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें साउंड क्या है, जो हम लोगों को सुनाई पड़ता है ना, हम लोगों को कहां से कहां तक सुनाई पड़ता है, 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल, उसके बाद से हमको सुनाई वनाई नहीं पड़ता। तो चैप्टर का नाम बेटा, हेडिंग हम क्या डालेंगे, साउंड, SOUND, साउंड। साउंड में द स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है 330 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हम, एक तो साउंड की स्पीड हो गई, दूसरा होता है कि इको, इको कितनी दूर तक सुनाई देता है ना। तो अगर हम इको की बात करें, कितनी दूर तक आपको इको सुनाई देता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी वो कहां तक वो आवाज ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन इन टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी है 330, डिस्टेंस को डी से, इन टाइम टेकन यानी 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में कितनी दूरी तक जाएगी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 33 मीटर। तो हमको वो सुनाई कहां तक देगा, 33 मीटर तक। ठीक है, कोई आदमी सुनेगा, लेकिन हम अगर खुद सुनना चाहे वो आवाज हमारे तक वापस भी तो आएगी, है ना। तो इको हियर सुनाई कहां तक देगा, है ना। तो सुनाई देने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर है, हाँ? आप रिसीवर हैं, ये यहाँ से आवाज गई,
इसकी डी हुई डिस्टेंस ये, फिर यहाँ से आवाज वापस आई, फिर ये भी डिस्टेंस डी हुई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें, तो स्पीड के अकॉर्डिंग हमको अगर देखना चाहे तो फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू 2D अपॉन V, है ना, वेयर V इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी के मतलब D हमारा तो 33 मीटर हमने निकाल लिया है ना। तो D इज इक्वल टू TV अपॉन 2 टाइम 0.1, वेलोसिटी 330 अपॉन 2, है ना, तो ये तो 33 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 2 2 6 12 2 5 10, तो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, 16.5 मीटर की बात कर रहा है कि 16.5 मीटर की डिस्टेंस होगी, तो आपको खुद सुनाई देने लग जाएगा। जैसे आप पहाड़ वोड़ होता है या खाली कमरा होता है, खाली रूम होता है, उसमें आप बोलना शुरू कर दीजिए तो आवाज लड़ के वापस आपको आएगी। ठीक है, इसको आप नोट करिए साउंड को। तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे आप, तो आपको सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। तो आपका न्यू चैप्टर आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना, और Q इज इक्वल टू आई टी, है, और वेयर Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आई टी, ये भी होता है। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, वेयर N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, और टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि 1 कूलम में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, तो कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम चार्ज में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चलते हैं, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब किसी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तब वहां पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन किसी दो पॉइंट के लिए जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट का VA है, ये वाला पॉइंट का VB है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? फॉर्मूला सेम होगा,
लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लीजिए वी ए की ज्यादा, तो वी ए में से वी बी माइनस करेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू को चाहे आप स्मॉल से भी लिखिए और कैपिटल से भी लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू तो हमने आपको बताई है ना, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ये तो वन शॉट चल रहा है, इसमें हमने पूरे चैप्टर होल चैप्टर के फॉर्मूले कवर किए हैं, ठीक है, उसको आप नोट करिए। तो फिर इसके हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब ये मीटर गया था तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट चल रहा है। अब आपकी बात आती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी कंडक्टर है, उसमें जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो टू द फ्लो ऑफ करंट, टू ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? रेजिस्टेंस को आर से, किससे डिनोट करते हैं? आर से। और आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई, ठीक है। तो आई यहीं तक नोट करिए, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये तो रेजिस्टेंस आपका हो गया। हमने आपसे बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है, उस करंट को जो रोकने का काम करता है ना, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम अ कंडक्टर, है ना, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, है ना। और एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, यानी वोल्टेज को हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। अब इसके आगे आपका है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या चीज है ना। तो मैं आपसे अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा ओम्स लॉ के बारे में, कि ओम्स लॉ किसको कहते हैं। देखिए, ओम्स लॉ, है ना, जॉर्ज साइमन ओम्स जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्या? कि अगर किसी भी चीज का अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का पॉइंट साइन आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट के साथ, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। दैट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V आपका क्या है? V आपका है वोल्टेज, I आपका क्या है? करंट, और R आपका क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, इस करंट की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पेयर, है ना, और रेजिस्टेंस इसकी यूनिट होगी ओम। और सिंबल ऐसे बनता है ओम का, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ गया। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन बिटवीन द V and I, then resistance are then one constant are multiplied by I, then we can say that V is equal to IR. Okay. Now इसका नेक्स्ट पार्ट है
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर affecting the resistance of a conductor, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, किस पे उसका फैक्टर डिपेंड करेगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area, cross sectional area of, that is cross sectional area को आप क्या कह सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, है ना। if we remove the proportionality sign, then constant are multiplied, that is this constant is a specific resistance, that is called a specific resistance, rho into L upon A. This is called the formula of resistance. Okay, now this is the specific resistance, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आपकी बात आ जाती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपकी बात आ जाती है कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को हम, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज, ऐसे हिंदी में आधा ना इसको बोल सकते हैं आप। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, यानी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, कुछ एक पॉइंट और हम आपको बता दें कि जो वायर यूज होता है, जैसे टंगस्टन का वायर यूज होता है, आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, एडिसन ने कम से कम 1000 टाइम्स इसकी प्रैक्टिकल किया था, तब जाकर के उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। उस आप इलेक्ट्रिक बल्ब में देखेंगे जो येलो कलर का होता है, बहुत पहले आता था, तो उसमें ऊपर की तरफ यूं यूं करके जिगजैग वे में एक तार जाता रहता है ना। वो टंगस्टन का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वो कितने पे मेल्ट होगा? अप्रोक्सीमेटली 2400 केल्विन पे वो जाकर के मेल्ट होगा, है ना। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा है जिसके वजह से उसका रेजिस्टेंस कम है। उस पर जब करंट फ्लो होती है तो वो बहुत जल्दी ग्लो करने लगता है, और उसके चारों ओर शीशा लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, जिसके वजह से वो रोशनी को चारों तरफ क्या करता है? इमिट कर देता है, ठीक है। तो टंगस्टन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। और एक चीज और हम आपको बताएं, टंगस्टन के अलावा, पहले हम टंगस्टन लिखते हैं, देखिए अभी याद आएगा, है ना। TUNGSTUNGSTEN, टंगस्टन का वायर जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 2400 केल्विन पे। तो इसीलिए क्या करता है? इमिट, क्या करता है? लाइट को इमिट करता है। और कहाँ यूज करते हैं इसको? इलेक्ट्रिक बल्ब में, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। और आपका एक नाइक्रोम का वायर होता है, जिसको नाइक्रोम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, उसको भी यूज करते हैं। उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं?
नाइक्रोम वायर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? नाइक्रोम वायर को यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया NiMnFe, इन लोगों को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इनका यूज आपका होता है इलेक्ट्रिक आयरन है ना, और इलेक्ट्रिक गीजर है ना, और जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जिसमें पानी जल्दी से गर्म हो जाता है उसमें हम इन सारी चीजों को, टोस्टर है ना, इलेक्ट्रिक किटल, रूम हीटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप यूज नोट करिए। तो फिर मैं आगे चलता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? आप लोगों को अगर इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आपको समझने हैं बहुत ही विस्तार से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको उसमें पूरी वीडियोस मिलेंगी। आपके इसमें आता है नेक्स्ट सेटिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सेल है ना, उस सेल में एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उन दोनों के बीच में बिना करंट फ्लो हुए, अभी आपने उसमें कोई भी चीज, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है ना, लेकिन उससे पहले, करंट फ्लो होने से पहले उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब आपका दूसरी चीज होती है टर्मिनल वोल्टेज। दूसरी चीज होती है टर्मिनल वोल्टेज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि जब करंट फ्लो होने लग जाए, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज W'/Q, V इज इक्वल टू W'/Q। नेक्स्ट आपकी फॉर्मूला आ जाता है टर्मिनल वोल्टेज के बाद वोल्टेज ड्रॉप, क्या आ जाता है? वोल्टेज ड्रॉप, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? W/Q से। किससे डिनोट करेंगे? W/Q से, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो R इज इक्वल टू V/I, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। और हम इसको वोल्टेज का भी अगर यहाँ से फॉर्मूला देखें तो V इज इक्वल टू I/r, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए। तो फिर हम रिलेशन बताते हैं आपको टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन EMF terminal voltage, relation between EMF, terminal voltage and internal resistance and internal resistance, है ना। अच्छा देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इज इक्वल टू V/I, है ना। R इज इक्वल टू V/I और V इज इक्वल टू W/Q है, V की वैल्यू। तो हम इसको V को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई का मतलब स्मॉल वी है ना, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई का मतलब स्मॉल वी है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल टू स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी, यानी वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन के ही तो बराबर होगा, अपॉन आई की वैल्यू कितनी होती है? वी अपॉन आर, आर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन सॉरी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अब v से v कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1 इंटू आर, दैट इज दिस इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन ईएमएफ। आप देख सकते हैं इसमें ईएमएफ भी है, वोल्टेज ड्रॉप भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, देख सकते हैं, है ना। तो ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इसमें रिलेशन है, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं फिर। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का, नेक्स्ट टॉपिक इसका इलेक्ट्रिक करंट का है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। यहां हम लिख दे रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, यानी अगर n टाइम्स ऑफ सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। दूसरा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन R1, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का हो गया आपका, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिनोट करते हैं W से अगर बात करें तो W इज इक्वल टू, वी नो दैट W इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज होता है ना, और देयरफॉर V इज इक्वल टू IR होता है ना, और Q इज इक्वल टू IT होता है? तो आप देखिए सब फॉर्मूला हम रखते हैं, Q की वैल्यू IT और V की वैल्यू IR, है ना। तो ये हो गया I स्क्वायर RT, W की एक वैल्यू आपकी कितनी आ गई? I स्क्वायर RT, ठीक है। अब आप इसमें बदल बदल के भी रख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है, तो W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू QV, है ना, और QV इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब आप इसमें फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। यहां से अगर हम I की वैल्यू, यहां से ओम्स लॉ से अगर I की वैल्यू निकाले तो V अपॉन R है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू रखते हैं V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T, इनसे ये कैंसिल हो गया ना एक R से,
तो फॉर्मूला बना v² इंटू टी, W का एक ये भी फॉर्मूला बन गया, है ना, और उसको h के बराबर भी बता सकते हैं। अब आपकी पावर की बात आती है। देखिए वन शॉट चल रहा है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों ने इसमें पूरी वीडियो देख ली, तो आपको फिजिक्स में फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि रिवीजन करने की जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए ये लेक्चर। देखिए अब बात आती है आपकी पावर की, है ना। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। अब पावर की देख रही कितनी ढेर सारी वैल्यू है W की, आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए हमने याद ही रखी I² RT/T, T से T कैंसिल, ये बन गया I² इंटू R। ये वाली भी रख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू W के बराबर है ना v²/R, यानी इन सभी की बोले सर इतनी ढेर सारे फॉर्मूले की जरूरत क्या, वहां पे जो वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में जिस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले की देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए इन सारी चीजों को अगर आप नोट कर लें तो फिर मैं आप लोगों को मैथ से रिलेटेड इसका वन शॉट बनाऊंगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए। एक टॉपिक आपका कैलोरीमेट्री बच रहा है, सोच रहा हूँ उसको भी मैं कवर कर दूं, तो फिर उसके बाद आगे चलता हूँ।